नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसआईटी हरिद्वार की जांच के बाद थाना कनखल पर एईजेई परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मामले में 9 लोगों पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मामले को लेकर सीएम ने कहा कि हमारी सरकार पूरे सिस्टम को सुधारने के कृत संकल्प है। भर्तियों में गड़बड़ी करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। यूकेपीएससी की एई और जेई परीक्षाओं में शिकायतें मिलने पर तुरंत जांच के आदेश दिए गए थे और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें जो भी संलिप्त पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कई भर्तियों में गड़बड़ी करने वालों को जेल भेजा गया है। ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि पूरे पारदर्शी और साफ सुथरे तरीके से भर्ती परीक्षाएं हों। भर्ती कैलेंडर जारी कर उसके अनुरूप परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। जल्द ही देश का सबसे बड़ा और कड़ा नकल विरोधी कानून लाया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं के साथ किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विकास नगर की, जहां वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आसान बैराज झील का भ्रमण किया और विदेशी पक्षियों के बारे में बारीकी से जाना। वहीं दूसरी ओर रामपुर मंडी परिसर में स्थित वन आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र के प्रेक्षागृह में उन्होंने वन कर्मियों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि विश्व कंजर्वेशन दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रामसर साइटों में शामिल देश की इन महत्वपूर्ण जगहों के संवर्धन और संरक्षण की बात करते हुए देश की आम बजट में इसकी व्यवस्था की है। खास बात यह है कि पचवादून क्षेत्र में स्थित आसान बैराज झील प्रदेश की पहली आसान वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व साइट है, जहां विदेशी पक्षी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जिसके चलते यहां पर्यटकों के साथ ही पक्षी प्रेमियों का वर्ष भर जमावड़ा लगा रहता है। जिसके चलते वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर वन कर्मियों को जानकारी देने के साथ ही विदेशी पक्षियों की सुरक्षा और वेटलैंड क्षेत्र के संरक्षण को लेकर चर्चा की गई। पूरी दुनिया वर्ल्ड वेटलैंड डे मना रही है और आज इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए जो डाइवर्सिटी है, इसमें जिसका सहयोग है, इन सबका सर्वाइवल और कंजर्वेशन जरूरी है। उसी दृष्टि से पूरी दुनिया में जो रामसर समिट हुई, उसमें हमारे इस डेस्टिनेशन को भी रिकॉग्निशन मिली 2020 में। और आज ये बर्ड वॉचर्स के लिए पूरी दुनिया का एक केंद्र बना है हमारा ये आसान बैराज। इसमें जिस तरह से वेटलैंड के माध्यम से इनके सस्टेनेबिलिटी पे और इनके कंजर्वेशन पे काम किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी की विजिट थी यहाँ पे, जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर एक जो इन सर्विस एसीएफ्स हैं, उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी था और आज वर्ल्ड वेटलैंड डे भी है। तो हमारे क्षेत्र का ये क्या उत्तराखंड का एकमात्र वेटलैंड है जो रामसर साइट है। तो यहाँ पर ये इतने सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, तो उसी का ही एक प्रकार से उसी के बारे में जानकारी है। विभागीय अधिकारी जो कि बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र में।
उधर हल्द्वानी के बहुचर्चित बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण मामले में 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उससे पूर्व प्रशासन रेलवे वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे कार्य किया जा रहा है। एडीएम अशोक जोशी का कहना है कि जिले में पहली बार नई टेक्नोलॉजी के साथ जमीन के सर्वे का काम हो रहा है, जिसमें वन विभाग की जमीन, राजस्व की जमीन और रेलवे की जमीन का सर्वे कर सटीक नक्शा तैयार किया जाएगा, जिसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज नक्शे से मिलान किया जाएगा। एडीएम नैनीताल ने कहा कि जल्द सर्वे और सीमांकन का कार्य पूरा होगा। सभी टीमें संयुक्त रूप से रोजाना बनभूलपुरा क्षेत्र में सर्वे कर रही हैं। गौरतलब है कि 20 दिसंबर को नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे के अतिक्रमण को 1 सप्ताह में खाली करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद 78 एकड़ में 4,563 घर तोड़े जाने के आदेश जारी किया गया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर उस पर स्टे लगा दिया था और अगली सुनवाई 7 फरवरी के लिए लगाई गई थी। राजस्व विभाग के माध्यम से वन विभाग और रेलवे सभी लोगों को साथ लेके इस सर्वे कर रहे हैं। कल तक हम इसको जो हमारा ट्रेडिशनल वे होता था सर्वे का उससे कर रहे थे, लेकिन उस पे जब पिलर नंबर 5 जो फॉरेस्ट का था उसको लोकेट करने में थोड़ा ऐसा लगा कि ये कुछ त्रुटि आ रही है, मतलब वो जहाँ पे आना चाहिए था वहाँ पर नहीं आ रहा था। तो इसके लिए आज डीजीपीएस सिस्टम के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। ये सर्वे के लिए सबसे एडवांस टेक्निक है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि फीता वीता डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। सैटेलाइट के माध्यम से स्वयं ही अपनी डिस्टेंस और एंगल कोऑर्डिनेट सब ये इससे निकल जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देहरादून की, जहां बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान से यूनियन बजट 2023-24 को लेकर हर खबर संवाददाता अभिनव नायक ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि बजट में उत्तराखंड का पूरा ख्याल रखा गया है और यह बजट उत्तराखंड के हर वर्ग के लिए खास है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2023-24 कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान जी मौजूद हैं। ज्यादा बातचीत के लिए उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अगर सर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कल बजट जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, तो उत्तराखंड में बजट से क्या उम्मीदें मिली हैं और किस तरह से जो है बजट को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत ही शानदार बजट प्रस्तुत किया गया है और इस बजट को हम अगर इस पे पूरा नजर डालें तो हम इसको कह सकते हैं सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और सार्वभौमिक बजट है। ये देश के भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए हम अगर इस पर नजर डालें तो निश्चित रूप से ये सार्वभौमिक बजट नजर आएगा। इसमें सभी राज्यों को महत्व दिया गया। उत्तराखंड को तो विशेष रूप से इस बजट में बहुत लाभ मिलने वाला है। जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में जो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मिलेट्स की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में मिलेट्स की बात की है, मोटे अनाज की बात की है, तो मोटे अनाज का सबसे बड़ा केंद्र अगर हिंदुस्तान के अंदर बन सकता है तो उत्तराखंड है। और बजट में हमारा जो स्थानीय उत्पाद है मंडुआ, उसका उल्लेख भी किया गया है। तो निश्चित रूप से हमारा जो उत्तराखंड का मिलेट्स होंगे, जो मोटा अनाज हमारे उत्तराखंड का है, वह भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक अपनी पहचान बनाने वाला है। और इससे भविष्य में हमारे जो यहाँ के वासिंदे हैं उनको निश्चित रूप से रोजगार उपलब्ध होगा और हमारा जो अनाज यहाँ से विदेशों में निर्यातित किया जाएगा और इससे स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश की आर्थिक भी बढ़ेगी। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे केंद्र सरकार के बजट में प्राकृतिक कृषि के लिए 1 करोड़ किसानों को इसके लिए जोड़ने की बात की गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड राज्य की एक विशिष्ट पहचान रही है प्राकृतिक खेती के लिए और हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती पहले से भी होती रही है। तो इससे भी उत्तराखंड की जो हमारी कृषि है, जो उत्पाद हमारे यहाँ होते हैं, उससे हमारे उत्पादों को पंख लगने वाले हैं और बहुत बड़ा हमको इससे लाभ मिलने वाला है।
साथ ही जिस प्रकार से बागवानी के लिए भी अलग से बजट में प्राविधान किया गया है, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है बहुत बड़ा क्षेत्र बागवानी से जुड़ा हुआ लोग हैं हमारे यहाँ प्रदेश में। तो निश्चित रूप से बागवानी में जिस तरह से ब्याज मुक्त ऋण देने की बात की गई है और कई उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात की गई है, तो निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड दुनिया के अंदर एक बागवानी में भी अपनी पहचान बनाने वाला है। इसके साथ ही जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन है सीमा दर्शन यात्रा का, और जो बॉर्डर विलेज हमारे उनको वाइब्रेंट विलेज जो उन्होंने जो जोशीमठ में उन्होंने अंतिम गांव को प्रथम गांव कहा था, उसी विजन के साथ उन्होंने कहा था कि हम बॉर्डर इलाके में जो है सीमा दर्शन यात्रा नया एक पर्यटन जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो सीमा दर्शन के लिए जो पर्यटक यहां पर आएंगे निश्चित रूप से वो पर्यटन एक नया पर्यटन की वो किया गया सरकार के द्वारा। तो उसके लिए क्योंकि उत्तराखंड हमारा जो प्रदेश है वो चीन और तिब्बत की और नेपाल की सीमा से जो है लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अगर सीमा दर्शन की जो यात्रा होगी वो भी हमारे देश के अंदर हमारे प्रदेश को यहाँ पर देश ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक आएंगे और इससे हमारी आर्थिकी बढ़ेगी। निश्चित रूप से बहुत स्वरोजगार के भी इसमें हमारे स्वरोजगार मिलेगा और आगे कई लाभ इसके मिलने वाले हैं। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि उत्तराखंड राज्य जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हम पे बहुत ही उनका स्नेह रहता है। उन्होंने चाहे बद्रीनाथ का मास्टर प्लान की बात करें, चाहे केदारपुरी की हम पुनर्निर्माण की बात करें, आगे हम गंगोत्री यमुनोत्री को भी विश्व स्तर पर जो है उस तरह से उसकी मास्टर प्लान की बात करें, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार उत्तराखंड को विश्व के पर्यटक स्थल और धार्मिक यात्रा से जो उनका विजन है, जैसे अभी मानस खंड जो वो है उसको उन्होंने हमारे गणतंत्र दिवस में भी हमारी जो यहाँ की झांकी थी उसको जब प्रथम स्थान आया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे जागेश्वर का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। तो हम कह सकते हैं उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार की ओर से बहुत हमको उपहार दिए गए हैं और हम कहते हैं हमारा जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने जो विजन रखा है अपना 2025 तक कि उत्तराखंड राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा, उसी के अनुसार मुझे लगता है ये बजट उसमें हमको बहुत ही मददगार साबित होगा और उत्तराखंड राज्य 2025 तक देश का सबसे अग्रणी राज्य होगा विकास की दृष्टि में। चौहान जी, यदि बात करें शिक्षा व्यवस्था की तो कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं अभी जो बनने भी हैं उत्तराखंड में, साथ ही साथ नर्सिंग के कुछ कॉलेज भी हैं। तो इस बजट में ऐसा किया गया है जो उत्तराखंड में कॉलेज कुछ नए बनने जा रहे हैं? स्पष्ट रूप से, क्योंकि हमारे जो अभी बजट केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है उसमें हमको 4 नर्सिंग कॉलेज हमको मिलने वाले हैं। इसके साथ ही हमारे जो प्रधानमंत्री का जो विजन पहले ही रखा गया है पिछले बजट में जो पारित किया गया है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनने की उन्होंने जो पहले ही बजट में पारित किए गए हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अभी अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज बनने की भी संभावनाएं हैं और 4 मेडिकल कॉलेज हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं। वैसे भी हमारा उत्तराखंड जो शिक्षा का हब माना जाता है और यहाँ शिक्षा के लिए हमारे देश से नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और शिक्षा की दृष्टि से हमारा प्रदेश को बहुत कुछ इस बजट से मिल रहा है, मिलने वाला है। और साथ ही जो नई शिक्षा नीति है वो भी हमारे प्रदेश के अंदर पहला प्रदेश है जिसने नई शिक्षा नीति लागू किया है। निश्चित रूप से इसका हमारे राज्य को इस बजट में भी शिक्षा और चिकित्सा में भी बहुत लाभ मिलने वाला है। यदि उत्तराखंड की बात करें तो रेलवे का इस बजट में क्या खास रहा है, क्योंकि कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन तो अभी चल ही रहा है, साथ ही साथ बागेश्वर की और उसकी आपकी जो है टनकपुर की जो रेल लाइन है उसके बारे में क्या रहा है इसका? देखिए, जो केंद्र सरकार द्वारा बजट पारित किया गया है उसमें रेल बजट को बहुत और अधिक उसमें बढ़ाया गया है, जो बढ़ाया गया उसका, तो हमें निश्चित रूप से कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ टनकपुर बागेश्वर जो रेल लाइन है और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की रेल लाइन उसमें काम जारी है। 2024 तक मुझे लगता संभावना है कि रेल लाइन तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार से ऋषिकेश से उत्तरकाशी यमुनोत्री और गंगोत्री जोड़ने वाली रेल लाइन का भी सर्वे हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही इनका सर्वे हो चुका है और इसमें जो रेल का जो बजट इस समय बढ़ाया गया है उसमें हमारी प्रदेश को भी जो है इसका निश्चित रूप से हमारी योजनाएं जो है उसमें शामिल है। यह थे हमारे साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा मनवीर सिंह चौहान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो इस बार बजट जारी हुआ है वह उत्तराखंड के लिए जो है समुचित व्यवस्था बनाने के साथ साथ अग्रणी होगा।
कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक, हर खबर। वहीं उत्तराखंड युवा कांग्रेस कमेटी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो गई है। हरिद्वार की गंगा स्वरूप आश्रम में आयोजित शिविर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई कांग्रेस युवा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं ने युवाओं को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अवगत कराया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। ऐसे में उन्हें पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, धर्म और जाति में समानता रखने वाली कांग्रेस पार्टी के बारे में अवगत रहना चाहिए, ताकि भविष्य में देश का युवा कांग्रेस पार्टी को समर्थन देकर भारत को धर्मनिरपेक्ष और मॉडर्न बना सके। कि हमको अपनी पहचान एक सेवाभावी, रचनात्मक कार्यकर्ता के रूप में करनी है और अपने लोगों को, अपने साथियों को, चाहे वो 4 हों या 40 हों या 400 हों या 4000 हों, उनको निरंतर अपने साथ बनाए रखना है, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल मैटर करता है। कांग्रेस का एक ट्रेनिंग कैंप था आज, बुनियाद और निश्चित रूप से युवाओं के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, जिम्मेदारी है भविष्य निर्माण की, और देश की लगभग 46% आबादी युवाओं की है और युवाओं ने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन भी किए, समाज को बदला है, देश की दिशा को बदला है और आज जरूरत भी है जब देश में नफरत, हिंसा, घृणा का बीज बोया जा रहा है और युवा हताश है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। आरएसएस और बीजेपी से क्या दिक्कतें देश को आने वाली हैं या क्या दिक्कतें आई हैं, उन सब चीजों के बारे में युवाओं को जानकारी दी जा रही है, उनको वेल इक्विप्ड किया जा रहा है। और क्यों कांग्रेस और बीजेपी में डिफरेंस क्या है, उस चीज को समझाएगा। और आज फैसिलिटेटर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस सत्य के रास्ते पे है। उसका प्रमाण यह है कि कांग्रेस सबके लिए समव्यवहार करती है और जो शोषित है, पिछड़ा है, उसको मदद करने की बात करती है। मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, जिनको पद दिए जाते। वहीं जिले में किसानों की समस्याओं के समाधान और उन्हें रेखीय विभाग जैसे कृषि उद्यान, पशुपालन, सिंचाई, दुग्ध, मत्स्य, ग्राम विकास एवं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं का सही समय पर लाभ पहुंचाने और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान निकालने के साथ साथ उनकी आय को दोगुनी करने को लेकर जिले में अभिनव पहल की गई है। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने जिला कार्यालय सभागार में कृषि से जुड़े इन रेखीय विभागों और जिले के प्रगतिशील किसानों के साथ एक बैठक कर किसानों के द्वारा कृषि, औद्योगिक, पशुपालन आदि के क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। साथ ही कई समस्याओं और उनमें आवश्यक सुधारों को लेकर कई योजना के संबंध में जानकारी देते हुए सुझाव लिए गए। साथ ही बैठक में रेखीय विभागों द्वारा जिले में कृषि, औद्योगिकी, पशुपालन और आदि क्षेत्रों में किसानों के लिए संचालित योजनाओं की विभागवार जानकारी दी गई। कि जो हमारी मांग थी, क्षेत्रीय मांग, सबसे पहले तो कर्ज माफना था किसान। ये मेरी मांग पहले से भी रही है और आगे भी रहेगी। अगर ये कुछ कर लेते तो थोड़ा राहत किसानों को मिल जाती है। जहां पर कुछ क्षेत्रों में सरकार ने किसानों के लिए अच्छा किया है तो वो सराहनीय बजट है इनका। दूसरी बात, आपने जो आज की बैठक की बात कही है, इस संबंध में मैं 2 बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि ये पहली बैठक जिलाधिकारी महोदय के द्वारा रखी गई है। बहुत अच्छी बात है। तमाम किसानों को विभाग के द्वारा तमाम जानकारी मिली है। जो एग्रीकल्चर एंड लाइट डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर है, सिंचाई है, फॉरेस्ट है, रूरल डेवलपमेंट है, दुग्ध संघ है, हमारा मत्स्य है, मौन पालन, सभी चीजों पे चर्चा हुई। करीब 3 घंटे हमने चर्चा की और इसमें डिपार्टमेंट्स और किसानों के बीच में सामंजस्य बनाना और जो हमारी स्कीम्स हैं वो कैसे बेटर हो सके। जैसे अगर पॉली हाउस लगते हैं तो उनकी ट्रेनिंग सभी की, मतलब एक शेड्यूल बना के ट्रेनिंग कराना। बहुत जगह कृषि होती थी लेकिन सिंचाई कम होने की वजह से बारिश में जो परिवर्तन हो रहा है छोड़ दी गई है, तो सिंचाई का ड्राफ्ट प्लान बनाना जनपद का।
अल्मोड़ा में यातायात और पार्किंग निर्माण को लेकर विधायक मनोज तिवारी ने ठेकेदार और बीजेपी की मिलीभगत बताई है, जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति व्यक्त की है। आपको बता दें कि करोड़ों की बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है और इस दौरान ठेकेदार की तरफ से इसमें घोर अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिसको लेकर विधायक मनोज तिवारी ने ठेकेदार की कार्यशैली को लेकर कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में इन पार्किंगों की स्वीकृति कराई गई थी ताकि शहर में यातायात सुधर सके। शहरी विकास के माध्यम से इस समय शहर के अंदर जो हमारी यातायात की बहुत बड़ी समस्या है उसको देखते हुए छोटी छोटी पार्किंगों के लिए धन आवंटन करवाने का पूरा प्रयास किया और उसमें कुछ में सफलता प्राप्त हो गई, कुछ गतिमान है। और अल्मोड़े के अंदर भैरव मंदिर के पास निर्माण कार्य पार्किंग का चल रहा है। सामने सन सिटी होटल है, उसके सामने जहां केमू स्टेशन वहां पर पार्किंग की स्वीकृति होने वाली है जल्दी, जीजीआईसी और कलेक्ट्रेट के पास। इसी के साथ साथ जो हमारा एक कांग्रेस के शासनकाल में ट्रक स्टैंड प्लस कार पार्किंग वहां पर स्वीकृत हुआ था, उसका निर्माण कार्य यहां पर गतिमान है। सतारगंज में तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने सतारगंज विधानसभा में बढ़ रही मतदाताओं की संख्या को लेकर क्षेत्र के बीएलओ के साथ एक बैठक की। बैठक में बीते 2012 से 2021 के बीच में सतारगंज विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा की गई। वहीं सतारगंज तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने बताया कि बीते 2012 से 2021 के बीच में सतारगंज विधानसभा क्षेत्र की लगातार मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, जिसको लेकर सतारगंज क्षेत्र के बीएलओ के साथ एक समीक्षा बैठक की गई। साथ ही बताया कि बैठक में किन बूथों में मतदाताओं की लगातार संख्या बढ़ी है और उसके कारणों का भी पता लगाया जाए। 2021 के बीच में 10 वर्षों में जो असामान्य वृद्धि हुई है उसके कारणों का पता लगाना है कि किन कारणों से हमारी विधानसभा अंतर्गत किन बूथों में वृद्धि होना पाया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रानीखेत की, जहां ताड़ीखेत कार्यक्रम के बाद उद्यान सचिव डॉक्टर BBR श्री पुरुषोत्तम ने विश्व प्रसिद्ध चौबाटिया के राजकीय उद्यान का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने उद्यान में लाल खुबानी की 2 प्रजातियों बोलोरो और रूबेली का एक पौधा रोपित किया, जो कि उत्तराखंड में पहली बार इसी राजकीय उद्यान में रोपित किया गया है। आपको बता दें कि इस बार उद्यान में इस प्रजाति के 75 पौधे रोपित किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट में चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को बर्खास्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही सरकार को पंचायती राज नियमावली का ठीक से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि रजनी भंडारी पर नंदा जात में यात्रा मार्ग पर हुए विकास संबंधित कार्यों की निविदाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था, जिस पर हुई जांच के बाद सरकार ने रजनी भंडारी को पद से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए थे। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले पर अब कांग्रेस ने सरकार पर अपना निशाना साधा है। रोक लगा दी क्योंकि उसमें एक विषय है कि कमिश्नरी जांच नहीं हुई है, तो हम चाहेंगे कि जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। वही कांग्रेस कह रही है कि भाजपा को मौके खानी पड़ी है। देखिए ऐसा नहीं होता है, भ्रष्टाचार के जो विषय होते हैं उसमें अनेकों बार कुछ तथ्य जांच के छूट जाते हैं, और मैं कहता हूँ जांच होगी उस दिन सबके सामने चीजें होंगी। देखिए, जहां तक चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को सरकार द्वारा हटाए जाने का मामला है, तो कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से कह रही थी कि रजनी भंडारी के खिलाफ जो भी आरोप थे चमोली के जिला प्रशासन ने उनकी पहले जांच की थी और जिला जो अधिकारी हैं वहां के उन्होंने जो है उनको क्लीन चिट दी थी। उसके बाद भी सरकार ने उन पर कार्रवाई की जो न्यायपूर्ण नहीं थी और उसके खिलाफ वो जिला पंचायत अध्यक्ष हाई कोर्ट की शरण में गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो है रजनी भंडारी जी के तर्क को सही माना और उनको बहाल करने का आदेश दिया। बोलना पड़ेगा कौन से मैटर
भाई साहब मैंने फोटो भेजा था। रोक लगा दी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।